नमस्कार साथियों, द स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि HLO ऐप के द्वारा मकान गणना का कार्य किस प्रकार किया जाना है। अगर आप प्रगणक या सुपरवाइजर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप HLO पर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं तो इससे आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो चलिए देखते हैं HLO ऐप को सही तरीके से कैसे यूज करें, मकान सूचीकरण कैसे करना है, गलत एंट्री को ठीक कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, डाटा को सिंक कैसे करना है और इसमें पूछे जाने वाले 34 सवालों के जवाब किस प्रकार आपको HLO ऐप के माध्यम से दर्ज करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में विस्तार से हम देखने वाले हैं। तो इस कार्य को करने के लिए आपके पास कम से कम 4 GB रैम और 8 GB रोम डाटा स्टोरेज वाला फ़ोन होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को ओपन करने पर आपको अपना यूज़र आईडी भरना है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान या उससे पहले आपको ईमेल या SMS से प्राप्त हो गया होगा। और वो भरने के बाद फिर कैप्चा भरेंगे और लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने SMS या ईमेल में मिले पासवर्ड को भरना है और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आप HLO ऐप पर अपना एक 4 अंकों का पिन बना लीजिए और ये पिन आप ऐसा बनाएं जो कि सेफ रहे और आपको याद भी रहे। तो आपको इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और ये विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आपको वही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस पर काम करने में आप कंफर्टेबल हो और आप बाद में लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लैंग्वेज का चुनाव ध्यान से करें और लैंग्वेज का चुनाव करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि आप लैंग्वेज का चुनाव ध्यान से करें और आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। और फिर कन्फर्म पर क्लिक करें। फिर आपको सामने में एक इंटरफेस आएगा जिसमें होगा कि HLB चुनें। यहाँ पर एक संख्या लिखी होगी और नीचे आपके क्षेत्र की जानकारी होगी जिसमें आपको कार्य करना है। तो इस चीज़ को ध्यान से मिलान कर लें, वेरीफाई कर लें कि जो क्षेत्र की जानकारी आपके इसमें आ रही है वो विवरण सही है। अन्यथा अगर ये विवरण गलत है तो अपने सुपरवाइज़र को या जो इंचार्ज ऑफिसर हैं उन्हें तुरंत ये रिपोर्ट करें और इसे ठीक कराएं, क्योंकि इसी के अनुसार आपको नजरी नक्शा वगैरह बनाना होगा और इसी क्षेत्र में आपको काम करना होगा। तो वो सही होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो फिर नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या जो आपने पहले से ही गिन ली होगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में कितने भवन हैं और कितने जनगणना मकान हैं ये आप पहले से पता कर लेंगे और इस ऐप में फिर दर्ज करेंगे कि कितने भवन हैं और कितने जनगणना मकान हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे करना है, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है। तो आप उस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि भवन का मतलब क्या है और जनगणना मकान का क्या अर्थ है। तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आप भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या भरेंगे। उसके बाद मकान सूचीकरण कार्य बटन पर क्लिक करेंगे। तो मकान सूचीकरण कार्य पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें नए इंटरफेस पर 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है मकान सूची की प्रविष्टि, दूसरा है डेटा अपडेट करें और तीसरा है पहले से सिंक किए हुए डेटा को संशोधित करें और चौथा ऑप्शन है समरी देखें या सारांश देखें और पांचवा है सिंक करें और छठा ऑप्शन है पूर्ण रूप से चिन्हित करें। जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इसको हमें लास्ट में चिन्हित करना है। एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखेंगे और उनको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले मकान सूची की प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। तो वहाँ पर आएगा पहले नंबर पर लाइन नंबर, और लाइन नंबर वो पहले से दर्ज होगा तो आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा होगा भवन नंबर दर्ज करें या चुनें। तो आपको भवन नंबर जो है चुनना या दर्ज करना होगा। और अगर आपको ने वही भवन नंबर दोबारा चुना है तो एक बटन नीचे दिखेगा, वो दोहराए पर आप क्लिक करेंगे। अगर पहली बार ही कर रहे हैं, वो भवन नंबर दोबारा नहीं चुना गया है, तो दोहराए पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो ऑप्शन आएगा भी नहीं। तो दोहराए बटन का प्रयोग जब ही करना है जब एक ही भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जब किसी एक ही बिल्डिंग के अंदर
3 मंजिल हैं और तीनों मंजिल में अलग अलग परिवार हमें दर्ज करने हैं, तो या उनको 3 अलग अलग जनगणना मकान काउंट करना है, तो 3 जनगणना मकान अगर एक ही भवन में काउंट हो रहे हैं तो भवन संख्या एक सेम रहेगी, जनगणना मकान संख्या 3 अलग अलग हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे अगर भवन नंबर 1 था तो वहाँ पर आपको जनगणना मकान नंबर 4 अंकों में अलग अलग दर्ज करे होंगे, 0001, 0002, 0003। इस तरह से आप भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या दर्ज कर सकते हैं। जनगणना मकान संख्या दर्ज करने के बाद भी आपके पास 2 विकल्प आएंगे, दोहराएं या नया। अगर आपने जनगणना मकान संख्या का डाटा पहले भी भरा है और आप उसको दोबारा भर रहे हैं तो आपको दोहराएं यानी रिपीट पर क्लिक करना होगा। और अगर ये पहली बार भर रहे हैं और ये पुराना डाटा से कोई इसका ताल्लुक नहीं है तो आप वहाँ पर न्यू का यानी नए पर क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एसई रेफरेंस, यस और नो। अब यहाँ पर एसई रेफरेंस का मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने अपनी स्वयं जनगणना पहले से करा दी है यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का फॉर्म भरा है तो उसको एक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी प्राप्त हुई होगी। अगर व्यक्ति वह सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी आपको देता है, आप पूछेंगे कि कहीं आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है। अगर कराया है तो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी आपको उससे लेनी है, और अगर वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी देता है तो यस पर क्लिक करके वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी आपको वहाँ पर भरनी होगी। और अगर उन्होंने पहले से अपनी जो है स्वयं जनगणना नहीं कराई है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। क्लियर है? स्वयं जनगणना कोई व्यक्ति कैसे करा सकता है, इसके लिए वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको खुद से स्वयं जनगणना करानी है तो आप उस वीडियो में देख करके अपनी जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं। अब यदि आपने यस पर क्लिक किया तो SEID दर्ज करनी होगी और सबमिट करेंगे तो आपके सामने व्यक्ति द्वारा स्वयं से भरा गया फॉर्म आ जाएगा, जिसमें जो भी जानकारी व्यक्ति द्वारा भरी गई है वो सारी जानकारी आ जाएंगी। आप उन्हें ध्यान से चेक कर लेंगे, अगर सारी जानकारी सही भरी हुई है तो सबमिट कर देंगे। अगर कोई त्रुटि है, कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो एडिट पर क्लिक करके उन्हें सुधार करके फिर सबमिट करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जहां पर व्यक्ति ने पहले ही अपनी जानकारी भरी हुई थी। बट यदि किसी व्यक्ति ने पहले से अपनी जानकारी नहीं भरी है तो हम वहां पर नो पर क्लिक करते, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी उसके पास नहीं थी तो नो पर क्लिक करते तो हमारे सामने प्रश्नों की सूची आ जाएगी। अब प्रश्नों के उत्तर हमें भरने होंगे। इनमें हमसे 34 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रश्न नंबर 4 से हम शुरुआत करेंगे, और क्योंकि कुछ प्रश्नों के जवाब हम पहले ही दर्ज कर चुके हैं। तो जनगणना मकान में फर्श में प्रयुक्त सामग्री, इस प्रश्न का उत्तर भरा जाएगा जहां पर आपके सामने जो विकल्प हैं उनमें से उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे मकान की स्थिति को देख करके। इसी तरह से जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जो भी सामग्री मुख्य रूप से दीवार में प्रयुक्त की गई है उसका यहाँ पर हमें चुनाव करना होगा इन ऑप्शंस में से। इसी तरह फिर जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री के लिए इन ऑप्शन में से जो बेहतर विकल्प हो सकता है उसका हम चुनाव करेंगे। इसी तरह जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को उपयोग के आधार पर भरा जाएगा। अगला प्रश्न होगा जनगणना मकान की स्थिति, यानी घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी है, खराब है, इस तरह के विकल्पों का चुनाव करेंगे। उसके बाद परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें परिवार क्रमांक ऑटोमेटिक वहां पर दर्ज होगा, आ रहा होगा, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, उस मकान में जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या दर्ज करनी है, और उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करना है। पर अगर वो कोई संस्थागत मकान है, संस्थागत भवन है, तो संस्थागत में आपको परिवार के मुखिया के नाम की जगह संस्था के पद का नाम लिखना होगा, संस्था के प्रमुख का पद का नाम लिखना होगा। अब परिवार के मुखिया का लिंग दर्ज करना है अगले ऑप्शन में। उसके बाद उनमें परिवार का जो मुखिया दर्ज किया गया है वह SC ST या अन्य से संबंधित है, इस ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ये सारी जानकारी परिवार के मुखिया से संबंधित भरी जाएंगी। इसके बाद जनगणना मकान का विवरण दर्ज किया जाएगा। जनगणना मकान का विवरण दर्ज करने में मकान के स्वामित्व की स्थिति, वह किसी का अपना मकान है, किराए का मकान है, या कहीं पर उसका अपना मकान है पर यहाँ पर किराए पर रहता है, या किराए पर रहता है और बाहर भी कहीं अपना मकान
नहीं है। इस तरह के ऑप्शंस में से बेहतर ऑप्शंस का आपको चुनाव करना है। उसके बाद रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, और इसमें आप जो है बाथरूम इत्यादि को, रसोई इत्यादि को नहीं गिनेंगे। रहने के लिए कमरों को गिना जाएगा, बरामदे इत्यादि को भी नहीं गिना जाएगा। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, ये अगले प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें आपको ये दर्ज करना है कि परिवार में कितने कपल्स रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो वहाँ पर हम दंपति की संख्या 0 दर्ज करेंगे, और अगर पति पत्नी रहते हैं तो वहाँ पर दंपति की संख्या 1 हो जाएगी। तो जितने भी विवाहित दंपति होंगे उस हिसाब से संख्या दर्ज की जाएगी। अगर विवाहित दंपति की संख्या नहीं होगी तो वहाँ 0 दर्ज किया जाएगा। इसके बाद परिवार के पास उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भरी जानी है, जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, या पेयजल स्रोत की उपलब्धता कितनी दूरी पर है, और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, और शौचालय की उपलब्धता और शौचालय के प्रकार। इन सब प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, खुली नाली से या बंद नाली से, इस प्रश्न का जवाब देंगे। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है, या छत खुली हुई है, इस तरह के विकल्प का चुनाव करेंगे। उसके बाद रसोई घर, और रसोई घर में एलपीजी पीएनजी का गैस कनेक्शन की उपलब्धता, ये देखना है कि रसोई घर है या नहीं है, और रसोई घर अगर है तो उसमें एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या नहीं है। तो जो बेहतर विकल्प होगा उसका चुनाव यहाँ पर करेंगे। उसके बाद खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा होगा, या कौन से मुख्य ईंधन का प्रयोग परिवार द्वारा खाना पकाने के लिए किया जाता है। जिसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसे ही हम चुनेंगे, कि कभी कभी प्रयोग किए जाने वाले ईंधन का चुनाव यहाँ पर नहीं करना है। अगला जो प्रश्न है वो परिवार द्वारा धारित की गई संपत्तियों से संबंधित है, यानी जैसे रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं है, या मोबाइल से में रेडियो उपलब्ध है, या जो पहले रेडियो होता था उस तरह का रेडियो उपलब्ध है, टेलीविज़न की सुविधा है या नहीं है, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, या किस प्रकार की है, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इन सब के विवरण यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो वाहन हैं जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि के बारे में, या कार, जीप, वैन आदि की उपलब्धता के बारे में भी प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो इसमें अंतिम जो प्रश्न है वो परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, यानी परिवार वर्ष में ज़्यादातर किस अनाज को खाने में प्रयोग करता है। उसमें गेहूं, जौ, बाजरा जो भी है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव उसमें करेंगे। और अंत में मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। परिवार के किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर जो सक्रिय हो उस लिए वह दर्ज किया जाएगा। उसके बाद सूचनाओं को सबमिट करें, और सबमिट करने के बाद फिर एक बार आप चेक कर लें कि सारी जानकारी सही से भरी गई है या नहीं। अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो उसे एडिट कर सकते हैं, या पूरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर सब ठीक है तो उसे पुनः सबमिट करते हुए फाइनल कर देंगे। अब हमारे मेन इंटरफेस पर दूसरा ऑप्शन था डाटा अपलोड करें। तो इस पर आप किसी भी एंट्री को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। जो डाटा आपने पहले से भर दिया है वो डाटा अगर आपको लगता है गलत है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, और चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, बाद में पुनः दोबारा नए सिरे से भर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे विकल्प पर काम किया जाना है। अब तीसरे विकल्प की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन पहले से सिंक डाटा को संशोधित करें। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लिस्ट में आपको दिख रहा होगा वो सिंक डाटा है, जो आपने पहले से सिंक कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि लगती है, यानी उसको आपको एडिट करना है, तो यहाँ पर आपको रीज़न भी देना होगा कि आप क्यों इसको चेंज कर रहे हैं और किसने इसमें जो है त्रुटि को फाइंड किया है, यानी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अगर आपने स्वयं से उसमें कोई गलती ढूंढी है और आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप बाई सेल्फ का चुनाव करें। अगर आपके सुपरवाइज़र ने कोई गलती उसमें चिन्हित करी है जिसका आपको मैसेज भी प्राप्त होगा, तो आप अगर सुपरवाइज़र की रिकमेंडेशन पर उसको जो है ठीक कर रहे हैं तो बाई सुपरवाइज़र सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके चार्ज ऑफिसर आपको ऐसा करने के लिए मैसेज देते हैं तो फिर वहाँ आप बाई चार्ज ऑफिसर
का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो तीसरे ऑप्शन में आपको ये करना है। चौथे ऑप्शन में आप समरी देख सकते हैं, यानी आपने अभी कितना काम कर लिया है, कितना काम कंप्लीट है, कितना काम इनकम्प्लीट है, कार्य कितना पूर्ण हुआ है, कितना अपूर्ण है, कितना डाटा सिंक हो चुका है, कितना डाटा अभी सिंक नहीं हुआ, ये आपको चौथे ऑप्शन में दिख जाएगा। तो वहाँ पर एक आपको पूरी समरी मिल जाएगी। पांचवा जो ऑप्शन है वो है डाटा सिंक करें। तो जब भी आप कुछ घरों का काम कंप्लीट कर लें तो आप इस डाटा को सिंक करते चलें। जहाँ भी आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर मिले वहाँ जा कर के आप इस डाटा को सिंक कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है तो भी आप डाटा दर्ज कर सकते हैं। ये ऐप ऑफलाइन भी काम करता है और जैसे ही जहाँ पर भी आपको इंटरनेट की उपलब्धता होगी वहाँ पर आप अपना डाटा सिंक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कुछ घरों का कार्य पूर्ण कर लें तो डाटा को सिंक करते चलें। ऐसा ना हो कि बहुत सारा काम आप कर लें और डाटा को सिंक ना करें और उस बीच में आपका कोई फ़ोन खो जाए या टूट जाए या ख़राब हो जाए और आपको दूसरा मोबाइल यूज़ करना पड़े, तो आपका पुराना डाटा लॉस हो जाएगा और आपको फिर दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो आप उसे बीच बीच में सिंक करते चलेंगे। और अंतिम जो ऑप्शन है वो छठवां ऑप्शन, जिसमें आप पूर्ण रूप से चिन्हित करें, यानी ये आपको तब करना है जब आपका सारा काम खत्म हो जाए और जब आपने काम कंप्लीट कर लिया, अब आपका कोई कार्य नहीं बचा है, तो आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे और साइन करके उसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें जो भी जनगणना का काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।